स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का जो क्लास है आपका स्टार्ट होने जा रहा है और इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस को। 10th क्लास साइंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो आपका 10th क्लास का साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस क्लास में जितने भी आपके साइंस में रिलेटेड ओवरऑल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। यहाँ पर जो एनसीईआरटी सिलेबस है, ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने के बाद आपको उसमें फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन देने के बाद में आपको एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी आपके साइंस के चैप्टर है उसमें पोर्शन आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, फिजिक्स का पोर्शन होगा, बायो का पोर्शन होगा, ओवरऑल सभी को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो आपका पोर्शन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर पोर्शन की बात आ ही गई है तो कुछ बेसिक नॉलेज से लेकर हम चलेंगे जो आपने प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ रखा होगा। अगर बात करूं मैं एटम्स की, तो एटम्स क्या होते हैं? एटम एटम एक माइन्यूट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? एक माइन्यूट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में बिल्कुल भी नहीं रहता है और केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अगर सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूं, अगर टू एंड मोर एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाएं तब किसका फॉर्मेशन करते हैं? वहीं पे अगर बात करें मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करेंगे। किसका? मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करेंगे या फिर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड एलिमेंट की बात करें तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये किससे मिलकर? एटम से ही तो इनका फॉर्मेशन हुआ। वहीं पे ये तीनों अब क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो केमिकल्स क्या होता है? केमिकल्स केमिकल्स क्या कहते हैं? कोई भी अगर आपका मैटर है, आप सपोज किसी भी मैटर को देखते हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो, चाहे वो आपका क्या हो, आप लिविंग बीइंग्स हो या फिर नॉन लिविंग हो, तो ओवरऑल जो नॉन लिविंग सब्सटेंस जितने भी होते हैं वो ओवरऑल केमिकल से होते हैं, जो आपस में केमिकल से मिलकर ही फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं, अगर वुडन भी है तो एक प्रकार की केमिकल्स, या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है तो वो भी एक प्रकार से केमिकल से ही मिलकर बना है। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल जो ओवरऑल, कुछ नेचुरल केमिकल्स होते हैं, कुछ आप आर्टिफिशियल लेवल पे बनाए जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो चैप्टर को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका इंट्रो मैंने एनसीईआरटी से ही पूरा रिलेट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिफरेंट टाइप की सिचुएशन को देखें जो आपकी डेली लाइफ में होती है, आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की सिचुएशन किस तरीके से हो रही हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। ये आपके कभी ना कभी मन में बात आती होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं, आपने मिल्क को लिया और मिल्क को कुछ समय बाद आप उसे वैसे, समर सीजन चल रहा है, आप उसे उठाकर अपने, सपोज वन आपने आप रूम पर रखा थे, ठीक है, या आप रूम टेम्परेचर से उसे हटा देते हो, तो आफ्टर टाइम उसमें क्या होगा? किसी भी हॉट प्लेस पर अगर आप उसे रख देते हो तो क्या होगा? आफ्टर टाइम उसमें एक स्पेशल स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक प्रकार से किस पर डिपेंड करता है? केमिकल रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। अब वहीं पे अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन आयरन को हम ह्यूमिड कंडीशन में रखते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में ले जाकर रखते हैं, जहां पर मतलब ह्यूमिड कंडीशन हो, वाटर भी हो, ऑक्सीजन भी हो। तब वहां पर क्या होता है? आयरन वहां पर क्या हो जाता है? एक्सपोज्ड करने लगता है। आयरन क्या करने लगता है? एक्सपोज करने लगता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? आयरन इस तरीके से एक्सपोज क्यों करने लगता है? ठीक है, ये भी सब किस पे पढ़ेंगे हम? केमिकल इक्वेशन में ही पढ़ेंगे। वहीं पे अगर बात करें डाइजेशन इन फूड, फूड का डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, किस तरीके से हो रहा है? हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही होता है। वहीं पे अगर फूड फॉर्मेशन की बात करें तो फूड फॉर्मेशन तो एक प्रकार का ये क्या है? केमिकल चेंज ही कहलाता है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है आप लोग देखते होंगे,
आपके मन में इस तरीके से ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितनी भी आपने सिचुएशन अभी देखी मैंने आपको बताया, तो ओवरऑल सिचुएशन किस पर डिपेंड करती है, केमिकल चेंज पर ही डिपेंड करती है। तो केमिकल चेंज को देख लेते हैं। इज अ चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो वहीं पे देख लेते हैं केमिकल चेंज की क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना ही होना है। अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे अगर बात करें फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। केवल आप सेम साइज में ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें सेम साइज के अकॉर्डिंग कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड है आपका एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व। एनर्जी चेंज, जब हम केमिकल चेंजेस की बात हो रही है तब वहां पर एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है। वहीं पे अगर बात करें देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास का चेंजेस होना जरूरी है। मास का चेंजेस, आपका मास इंक्रीज भी हो सकता है जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, या फिर आपका मास डिक्रीज भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कितने प्रोडक्ट का यूज किया, कितने कंपाउंड्स का यूज किया, और आपको कंपाउंड्स कितने अमाउंट में वहां पर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक चेंजेस ही कहलाता है। वहीं पे ओवरऑल जो केमिकल चेंजेस होता है वो कैसा चेंजेस होता है, परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज में जो आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं आप उसे दोबारा से प्रीवियस कंडीशन में नहीं ला सकते। वहीं पे अगर आप फिजिकल कंडीशन की बात करें तो आप उसे प्रीवियस कंडीशन में ला सकते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो उसे आप प्रीवियस कंडीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस की कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल की अगर बात करें, बर्निंग वुड, अगर आप वुड को जला देते हैं तो वो भी एक प्रकार से क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। वहीं पे सेकंड है आपका सोरिंग मिल्क। मिल्क आपका टेस्ट अगर चेंज हो जाता है तो वहीं पे आपका ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। थर्ड है आपका मिक्सिंग एसिड बेस। एसिड बेस को अगर आप मिक्स कर देते हैं तब वहां पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। एसिड बेस में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। बेकिंग केक, अगर आप केक का फॉर्मेशन करना है तो वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग ही होती है। कुकिंग एंड एग या कुकिंग ऑफ फूड, आपको ओवरऑल डिफरेंट टाइप के जो एग्जांपल है आप लोग डेली लाइफ में एब्जॉर्ब करते होंगे। आप कोई भी एग्जांपल केमिकल चेंजेस में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। केमिकल चेंजेस आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो भी आपके केमिकल चेंजेस होंगे वही क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर बात हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम के पर्पस से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये हमेशा आपके एग्जाम में आते भी है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a chemical reaction which is accompanied by evolution of heat energy is known as exothermic reaction। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो कोई भी दो रिएक्टेंट, अगर सपोज फॉर रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी आपस में अगर कंबाइन कर रहे हैं तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होता ही है, साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होगी। अगर किसी भी और हीट का जो रिलीज होना वो क्या होगा, आपका ये क्या है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सभी चीजों को अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो राइट हैंड साइड में जहां प्रोडक्ट होगा अगर वहीं पे हीट को अगर आपको शो हो रही है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे अभी इसके रिएक्शन लेवल एग्जाम में करेंगे। तो अगर इसके कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है एनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आप कराते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जब एयर में बर्निंग प्रोसेस के दौरान या बर्निंग प्रोसेस जब होती है तब वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही क्या होता है, हीट रिलीज होती है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया CH4। CH4 क्या होता है, एक कंपाउंड है जिसका नेम क्या है, मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन है, कंपाउंड है। इसे हम क्या करते हैं, एयर में इसमें क्या करते हैं, बर्निंग प्रोसेस हो रही है, बर्न किया इसे एयर में हमने इसे किया, बर्न किया। बर्न करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्न करने पर यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही यहाँ पर क्या हुआ,
वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका H2O हो गया, वाटर हो गया। अगर कंपाउंड से इक्वल करना है तो यहाँ पर हम 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल O2 था, वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया 2H2 होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन भी कितनी है 4 है। तो ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ ही यहाँ पर क्या होगा हीट होगी, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस को जब कंबाइन करते हैं तब क्या होता है हीट रिलीज होती है और क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड बेस सपोज वन यहाँ पर हमने HCl ले लिया और कोई भी बेस ले लिया आपने NaOH, ये एसिड है ये बेस, एसिड बेस को आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने पर यहाँ पर क्या होगा ये क्या बन जाएगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, और साथ में क्या हो जाएगा ये OH है और ये H, साथ में क्या बनेगा H2O, और प्लस में क्या हो जाएगी हीट रिलीज होने लगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन तो हुआ, साथ में वाटर बना और साथ में हीट रिलीज हुई। तो ये भी एक रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है आयरन की ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, साथ में हीट भी रिलीज होती है, तो इसीलिए वहां पर क्या होगा यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन है। दूसरा है आपका था थर्मिक रिएक्शन, कोई भी थर्मिक रिएक्शन हो सकती है, अगर आप किसी भी मतलब रिएक्शन में अगर आप उसे किसी भी तरीके का टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो किसको शो करेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करना ही है उसे। रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने पर आपको ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वहीं पे जो एक्सक्रीशन करते हैं इसका करते हैं आप एक्सलेशन करते हैं आप CO2 का। वहीं पे अगर इनहेलेशन की बात करें तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन हमारे किसमें ब्लड में डिसॉल्व होगी। ब्लड में डिसॉल्व होने पर प्रोसेस क्या होगी हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, और एनर्जी जो प्रोवाइड होती है ओवरऑल जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट में एनर्जी आपकी आती है, इसका मतलब आपको एनर्जी मिली, और वही एनर्जी क्या कहलाती है आपकी हीट। इस जिस तरीके से आपका जो हीटिंग प्रोसेस है आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो एक प्रकार की ये क्या है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब लास्ट है आपका आप बर्निंग कैंडल, अगर आप किसी कैंडल को जला रहे हैं तो वहां पर भी ये होता है हीट रिलीज होती है, लाइट एंड हीट दोनों रिलीज होती है। तो ओवरऑल जितने भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर दिए गए सभी में हीट रिलीज होगी, लाइट एंड हीट सभी में रिलीज हो सकती है। वहीं पे इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों एक दूसरे के होते हैं अपोजिट होते हैं। वहां पर क्या हो रहा था हीट रिलीज हो रही थी, यहीं पर क्या होगा हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। वहां पर क्या हो रहा था रिलीज हो रही थी, इवोल्यूशन हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब ये ऊष्मा को क्या कर लेगी शोषित कर लेगी अपने अंदर, क्या कर लेगी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वहीं पे अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें यहाँ पर एंडो से ही मतलब एक्सप्रेस हो रहा है क्या, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अपने अंदर की ओर होगा, ठीक है। जो रिएक्शन है वो कोई भी कंपाउंड है वो अपने ऊपर क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगी, वहां पे हीट को क्या कर रही है वो एब्जॉर्ब करेगी, एंडोथर्मिक होगी। तो अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज accompanied by absorption of heat energy is known as exothermic reaction। तो इसमें क्या हुआ कोई भी एक रिएक्शन है अगर वह क्या कर रही है हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये हीट का एब्जॉर्प्शन कर रही है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अगर इसके कुछ एग्जांपल की बात करें जैसे मेल्टिंग आइस, अगर आइस मेल्ट हो रही है इसका मतलब क्या है उसे आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है अगर कोई भी आइस क्यूब है अगर वो किसी भी टेम्परेचर को आप अगर देते हो तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली आप देखिए अगर आप एक किसी भी आइस क्यूब को अगर किसी आप हॉट कोई भी आपका एपरेटस है अगर वहां पर अगर वो हीट अप हो चुका है अगर वहां पर अगर आप जाकर उस आइस क्यूब को लगाते हैं तो आइस एकदम क्या होने लगती है मेल्ट होने लगती है। और उसके बाद में अगर आइस को आप काफी टाइम तक अगर उसमें रहे तो इसका मतलब जो आपने जो भी पार्ट जिस पार्ट से आपने आइस क्यूब को लगाया था या कोई भी एपरेटस जिसका यूज आपने किया था तो आफ्टर टाइम क्या होता है वो कूलिंग कंडीशन में आ जाता है। इसका मतलब जो हीट का जो प्रोसेस था वो किसने एब्जॉर्ब किया आइस क्यूब ने एब्जॉर्ब किया, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो इसकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर, अब जो इवेपोरेशन हो रहा है अगर कोई भी इवेपोरेशन हो रहा है सपोज हम लिक्विड को आप बॉईल कर रहे हो लगातार कंटीन्यूअसली बॉईल कर रहे हो,
ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इसका मतलब जो इवेपोरेशन हो रहा है, अगर आप कंटिन्यूअसली आप इसे बॉईल कर रहे हो और इसमें इस तरीके से इवेपोरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो वाटर है वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को एब्जॉर्ब करने से वो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग, हीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और उस एब्जॉर्प्शन के कारण ही क्या हो रहा है, हीट किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। जो हीट जो लिक्विड से जो है, तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज। तो ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वह भी ये मेल्टिंग सॉलिड साल्ट, अगर कोई भी सॉलिड साल्ट है, अगर वो मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन करने पर भी वो क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो इसलिए वहां पर भी एंडोथर्मिक प्रोसेस इज स्प्लिटिंग अ गैस मॉलिक्यूल। कोई भी अगर गैस मॉलिक्यूल है, अगर आप उसे टेंपरेचर दोगे तो वो स्प्लिट हो जाता है। अगर सपोज में यहाँ पे मॉलिक्यूल, सपोज में हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर अगर आप इसे क्या कहते हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू हाइड्रोजन आयन में, यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। या कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स इसके साथ और भी ऐड हो जाए, सपोज में नाइट्रोजन गैस अगर इसमें इंक्लूड हो या हाइड्रोजन हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये क्या है, सेपरेटिंग आयंस पेयर। सेपरेटिंग आयन पेयर, अगर आयंस पेयर कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें आयन क्या कहते हैं दे रखे हैं, ठीक है, सपोज वन NaCl ही है, ठीक है, NaCl भी अगर यहाँ पर गर्म हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसे एक्वा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें, तो ये यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, कन्वर्ट हो गया, तो आयन का सेपरेशन हो जाता है। वहीं पे अगर यहाँ पर CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैंने इसे हीट अप कर दिया, तो ये भी क्या कहते हैं, ये भी चेंज हो जाता है। अब ये अगर चेंज होगा, तो ये अगर आयंस में अगर बात करें, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है आयंस में, आयंस पेयर में Ca डबल पॉजिटिव और CO3 डबल नेगेटिव। इस तरीके से ये ओवरऑल एग्जांपल हमें क्या शो कर रहे हैं, ये ओवरऑल एग्जांपल ये शो कर रहे हैं कि जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज वन आपने रिएक्शन में, जैसे कोई भी अगर आप रिएक्शन लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है ये, ठीक है, यहाँ पर मैं गैस का साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक। अभी सारी सारी चीजें आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप कंबाइन कर रहे हैं, अभी ऐसे तो जनरली कंबाइन हो नहीं जाए, तो आप इसे यहाँ पर क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है। वहां हीट राइट हैंड साइड में थी और यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने हीट को यहाँ दिया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वन मॉलिक्यूल्स किसका है, नाइट्रोजन का है, वन मॉलिक्यूल्स किसका है, ऑक्सीजन का है। वन मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, नाइट्रोजन, वन मॉलिक्यूल्स क्या है आपका, ऑक्सीजन। दोनों ने कंबाइन करके टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को यहाँ पर फॉर्म कर दिया। और ये जो प्रोसेस है हमारी, क्या प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ये क्या फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, और ये आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर इन्होंने, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का। किसका एग्जांपल हो गया ये आपका, एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। वही पे नेक्स्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं, मैंने अभी आपको जो बताया। सपोज आपने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब आपने इसे क्या कर दिया, हीट दे दिया, गर्म कर दिया, इसे हीट दे दी यहाँ पर। हीट देने पर क्या हुआ, ये CaO, CaO किस में कन्वर्ट हो गया, CaO में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या रिलीज हुआ, CO2 गैस। यहाँ पर क्या, CO2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने हीट कहाँ दिया, यहाँ दिया,
ये एक सिंगल कंपाउंड था, सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो गया, टू प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO। इस तरीके से आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, वहीं पे मैंने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को भी लिख रखा है। तो केमिकल फॉर्मूला मोस्टली एग्जाम में कभी-कभी 1 मार्क्स में केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। वहीं पे केमिकल इक्वेशन तो पूछा ही जाता है। तो ओवरऑल जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी डेफिनेशन को नहीं छोड़ा जाएगा, ओवरऑल चैप्टर में कवर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the actual number of atoms present in one molecules of that substance। अगर किसी भी सब्सटेंस में केमिकल फॉर्मूला की अगर बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो क्या होगा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा केवल एक मॉलिक्यूल के लिए, केवल एक मॉलिक्यूल के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी एटम्स होंगे वो कंबाइन करके एक फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके वन मॉलिक्यूल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वही आपका क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, अगर एक यहाँ पर H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केवल ये एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। अब इसमें देखिए, अगर इसकी बात करें, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात करें, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन एटम है, साथ में प्लस में अगर बात करें तो सल्फर है, और प्लस में बात करें ऑक्सीजन है। अब इसमें जो नंबर है मॉलिक्यूल्स के या जो एटम्स हैं, वो तो यहाँ पर एक की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर जो एटम्स हैं वो आपस में, जैसे ये दो हाइड्रोजन एटम, ये केवल एक सल्फर एटम, हाइड्रोजन नहीं सल्फर एटम, और ऑक्सीजन कितने, 4 एटम, आपस में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। और उसमें एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक फार्मूला का फॉर्मेशन हुआ, और वो फार्मूला क्या है, H2SO4। क्या फार्मूला है, H2SO4 है, और H2SO4 का जो एक मॉलिक्यूल है वह क्या है, फार्मूला है। अगर वहीं पे अगर बात करें, सपोज वन यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया, HCl। तो ये आपका क्या है, HCl है। तो यहाँ पर भी H और प्लस Cl, दो एटम आपस में जुड़े हैं, ठीक है। और सिंगली यहाँ पर बात करें तो एक मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है एक मॉलिक्यूल का, तो वो क्या है, HCl। इसी तरीके से ये भी क्या है, Ca, CO3, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, CO2 ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर H2 ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे सपोज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आपके हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, लेकिन कोई भी जो फॉर्मूला है वो केवल एक मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है, और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका केवल वन मॉलिक्यूल्स का, वही आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, और जो फॉर्मूले होंगे वो किसके होंगे, किसी भी कंपाउंड के होंगे, और जो कंपाउंड होंगे वो रिएक्टेंट की फॉर्म में होंगे। अब रिएक्टेंट की फॉर्म में अगर कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों रिएक्टेंट आपस में दो या दो से अधिक, कोई भी 2 एंड मोर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो भी किस में होगा, फॉर्मूले में ही मेजर किया जाएगा, फॉर्मूले में ही उसे क्या कहते हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। इसमें सिंबल्स, सिंबल्स अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो उसका सिंबल यूज करेंगे, वहीं पे अगर आप किसी कंपाउंड को अगर लेते हैं तो उसका क्या यूज करेंगे, फॉर्मूलेज यूज करेंगे। तो फॉर्मूले आ जाएंगे वहीं पे, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है,
रिएक्टेंट साइड होगी एंड किसकी साइड होगी, प्रोडक्ट साइड होगी, इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर इस तरीके से यूज करते हैं तो वो ओवरऑल आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशंस कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको अभी बहुत सारी रिएक्शन कराई थी, जैसे CaCO3 को हीट अप कर देंगे, CaO और प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ था, ये CO2। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैंने कर दिया सपोज वन Cl2 and H2, फॉर्मेशन हो गया 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्ट करे आपस में और किसका फॉर्मेशन कर दिया, प्रोडक्ट का। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशन हम आगे करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा दी केमिकल इक्वेशन की एंड आपका केमिकल फॉर्मूलाज हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन कंप्लीट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से आप लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो मोस्टली इसमें रिएक्शन राइटिंग एंड रिएक्शन बैलेंस को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन में, राइट रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा कहां लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन शो कर देता हूं आपको। सपोज वन ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया क्लोरीन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन लेके चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन एंड क्या लिया मैंने, क्लोरीन, गैस की फॉर्म में लिए हैं दोनों, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। कौन सा साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड। इसे मैंने किसमें लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। दूसरा है राइट प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को हमेशा कहां लिखेंगे हम, राइट साइड में लिखेंगे। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया HCl, प्रोडक्ट बन गया हमारा HCl। हमने इसे कहां लिखा है, राइट हैंड साइड में। प्रोडक्ट को हमने कहां लिख दिया, राइट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख दिया। राइट सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। मैंने यहाँ पर सिंबल और फॉर्मूले जो भी थे, एलिमेंट्स या कंपाउंड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मैंने दोनों को यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। फर्स्ट का फॉर्मूला है आपका ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सेकंड आपका है क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। वहां पर आपका कंपाउंड वहां पर बनाया है HCl, ठीक है, HCl, दोनों HCl को लिख दिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। आपने सबसे पहले क्या किया, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, प्रोडक्ट को किस में लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा। वहीं पे अगर आप देखिए यहाँ पर सिंबल एंड फॉर्मूले मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर राइट S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैसेस। अगर जिस तरीके से आप जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का यूज अगर वहां पर हो रहा है, तो वहां पर जिस स्टेट में होगा उसको हम उसी स्टेट में लिखेंगे। ये क्या है, फिजिकल स्टेट है, ये कंपाउंड की फिजिकल स्टेट है। जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो उसकी फिजिकल स्टेट हमें बतानी है वो किस स्टेट में। जैसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे हाइड्रोजन है वो भी गैस की फॉर्म में, ठीक है, क्लोरीन है गैस की फॉर्म में है, और जो HCl है वो भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्म में है। हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों क्या है, गैस की फॉर्म में। अब कह रहे हैं राइट कंडीशन ऑन द एरो हेड सेपरेटिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब एक एरो का यूज करेंगे यहाँ पर हम, डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे, और जो डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे वो एरो किस साइड में होगा, प्रोडक्ट के साइड में होगा। वो सेपरेट करेगा, किसे सेपरेट करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एरो को लगा दिया, यहाँ पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लिख सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से हो गया। अब देखिए मैं यहाँ एक रिएक्शन और करके दिखाता हूँ आपको। सपोज आपने क्या लिया भाई, अगर सी जैसे CO3 की बात करें, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, फॉर्मूला हमने लिखा कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, पहले लिख दिया मैंने, एरो लगाया, क्या बने प्रोडक्ट, CaO सॉलिड फॉर्म में बना, CaO सॉलिड फॉर्म में बनेगा, साथ में CO2 किसकी फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में होगा। बस हो गया आपका, लिख गया केमिकल इक्वेशन, हो गया आपका ये रिएक्शन। अब इस तरीके से अगर बात करें, सपोज आपने लिया नाइट्रोजन और आपने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, 2NH3, ये क्या है, अमोनिया है, गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, ठीक है, सभी को मैंने क्या लिख दिया, गैस की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से कोई भी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने सीखा था कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से उसकी राइटिंग करते हैं। तो अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें स्केलेटल इक्वेशन की, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, मोस्टली टॉपिक आता है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या है। तो स्केलेटल इक्वेशन, इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका, जैसे ये है सोडियम है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, NaOH बन गया, ठीक है, NaOH बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन गई। ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस कब होगी, इक्वेशन जब बैलेंस होती है जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हो, उनके मॉलिक्यूलर मास इक्वल हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, उनके जितने भी आपने सिंबल या फॉर्मूले यूज किए, जितने उसमें एटम हैं, पर्टिकुलर आप कोई भी एटम ले लीजिए, ठीक है, अगर सपोज वन सोडियम को आप लेते हैं, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर सोडियम भी वन होना चाहिए। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी इस साइड में 2 होने चाहिए, और ऑक्सीजन अगर यहाँ पर 1 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर इस तरह से, अगर आपकी इक्वेशन कंप्लीट होती है, इस तरह से अगर आपकी इक्वेशन कंप्लीट होती है तब तो वो बैलेंस इक्वेशन होगी। और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। तो स्केलेटल इक्वेशन अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन व्हिच इज नॉट बैलेंस, तो वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन व्हिच इज बैलेंस, जो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होगी तो वो बैलेंस इक्वेशन ही कहलाती है। तो इस समय ये जो इक्वेशन है वो स्केलेटल इक्वेशन है, क्या है, स्केलेटल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब बात करते हैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कि कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सामाइन करेंगे, ठीक है, एक्सामाइन करेंगे, एक्सामाइन करिए आप इसमें आप एक्सामाइन करेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने जो भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उन्हें काउंट करिए, ठीक है, फिर प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं उन्हें काउंट करिए। ये जो मेथड है रिएक्शन बैलेंस करने का, जो मेथड है वो क्या कहलाता है, हमारा मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या कहलाता है, ट्रायल
हिट एंड ट्रायल मेथड, ये आप जरूर नोट करें। आपका ये जो मेथड है रिएक्शन बैलेंस करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब इक्वेशन को अगर बैलेंस किया, एग्जामाइन किया हमने कि रिएक्टेंट साइड, ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड हमारी क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है यहाँ पर, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों साइडों को हम कंपेयर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, सिमिलर एलिमेंट काउंट करिए वन बाय वन, और यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टेबल बना दे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ये नोट कर लिया आपने, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, एक्समाइन कर लिया। अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख दिए एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। अब एलिमेंट कितने हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एलिमेंट को लिखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिख लिया, एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम, और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में देखिए सोडियम कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। प्रोडक्ट साइड में देखिए सोडियम कितने हैं, 1, ये देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, देखा जाए तो 1 ऑक्सीजन, चलो 1 ऑक्सीजन ले लिया। वहीं पे यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2, 3, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3। तो काउंट कर लिया हमने यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, ओवरऑल कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। वहीं पे अगर सोडियम की बात करें तो 1 सोडियम एटम है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसे हम बैलेंस करना, एग्जामाइन कर लिया। अब ये सब हो गया कि यहाँ पर कितने हैं, ओवरऑल क्या कहते हैं, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ऑक्सीजन के नंबर को कंप्लीट करें, किसके, ऑक्सीजन के नंबर तो कंप्लीट लग रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन की कंप्लीट नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। सेकंड, ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड स्टेप, हाइड्रोजन को कंप्लीट अगर कर दे, अगर यहाँ पर ये कितने 3 है, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने किया Na, यहाँ पर हमने कर दिया 2H2O, ठीक है, ये हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन को इक्वल करना है, 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 ये 2 ये, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन इक्वल कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन को इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वाटर को, तब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन जब हो गए तो यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन ही है, और साथ में Na भी काउंट कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखिए, अब फिर दोबारा से एग्जामिन किया हमने इसमें कि अब इसमें हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए, लेकिन अब सोडियम कंप्लीट नहीं, क्या नहीं है, सोडियम कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सोडियम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो देखिए 2 सोडियम हो गए, इस तरीके से यहाँ पर 2H2 हो गया, ये हो गया 2NaOH, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, अब दोबारा से हम इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो टेबल बनाई थी उसमें रिएक्टेड प्रोडक्ट को। अब देखिए रिएक्टेड साइड लेते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। काउंट करिए, सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में देखिए 2 सोडियम, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन काउंट करिए 2 ये, ठीक है, और 2 ये,
4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने 2। अब देखिए दोनों तरफ अगर देखा जाए तो इनकी अगर आप मोलर मास भी अगर काउंट करेंगे तो इक्वल होंगे। एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं तो मोलर मास भी हमेशा इक्वल होता है। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका मैंने आपको बताया ये होता है किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो वो किन प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की देती है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें वहां पर मिल जाती है कि कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, वहां पर कितने एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और उन एलिमेंट्स का अगर बात करें मास कितना है तो उनका मोलर मास भी हम वहां पर काउंट कर सकते हैं कि मोलर मास कितना होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज है ये होती है। सेकंड आप क्या जान सकते हैं फिजिकल स्टेट। अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं तो आप उसके फिजिकल स्टेट भी जान सकते हैं। ओवरऑल शो होता है कि क्या फिजिकल स्टेट है। अगर सॉलिड फॉर्म में अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो सॉलिड फॉर्म में देखेगा, अगर लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट दिख रहा है तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और गैसेस की फॉर्म में दिखेगा तो गैसेस की फॉर्म में भी आपको शो होगा। ठीक है, थर्ड है आपका रिक्वायर्ड कंडीशन। ओवरऑल जो रिक्वायर्ड कंडीशंस आपकी होती हैं, सपोज वन टेम्परेचर, आप वहां पर क्या दे रहे हैं टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर किसी भी इक्वेशन कितना टेम्परेचर है वो भी वहां पे, जैसे सपोज वन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने किसी भी रिएक्शन को कराया। ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर आप मेंशन कर सकते हैं कितने टेम्परेचर था 100 डिग्री। वहीं पे अगर बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटीएम की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप प्रेशर कितना दे रहे हैं कि 1 एटीएम दे रहे हैं या फिर 2 एटीएम दे रहे हैं तो वो भी वहां पर एकदम क्लियर हो जाता है। वहीं पे अगर बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट कैटलिस्ट का यूज होता है। अब कैटलिस्ट मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका यूज करते हैं। कैटलिस्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में यूज किए जाते हैं और सपोज वन अगर रिडक्शन प्रोसेस होगी हाइड्रोजन भी कैटलिस्ट के रूप में वर्क सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड भी कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर सकता है। तो कैटलिस्ट भी वहां पर शो होता है। तो ओवरऑल जो भी रिक्वायर्ड आपकी कंडीशंस होती है वो भी शो होती है। किसमें शो होती है केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए क्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी क्लियर करते हैं कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। वहीं पे अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या होगा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप बात करें लिमिटेशन की। लिमिटेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई है या नहीं, उसकी कंप्लीटनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है हमें। ठीक है, और दूसरा जो आपका ड्रॉबैक है या लिमिटेशंस है, क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका क्या क्लेरिफिकेशन है, उनकी कंसंट्रेशन का क्या क्लेरिफिकेशन है, क्या कंसंट्रेशन है उनकी। अगर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है दोनों में सिमिलरिटी है, इस तरीके से ये आपकी लिमिटेशंस हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने जनरल इंफॉर्मेशन के साथ केमिकल इक्वेशन को, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन सबको किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को करेंगे।